Hello dear students, welcome back to the lecture hosted by Zeta Institute of Science and I'm Jitin Abraham sir, I'm teaching you guys physics. Right now we are dealing with the topic of magnetic effect of electric current. जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर तक हम लोग ने सीखा था एम्पियर्स लॉ. सो हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करना है एम्पियर्स लॉ यूज करके ये भी हम लोग ने सीख लिया है. ओके अभी हमें आगे बढ़ने का टाइम आ गया है. आज हम सीखेंगे अबाउट गैल्वेनोमीटर. ओके अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में सीखेंगे इस लेक्चर में. ओके इनफैक्ट गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सीखने के बाद गैल्वेनोमीटर को किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे. ओके स्पीकिंग अबाउट गैल्वेनोमीटर, अब गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है ये आपको याद रहना चाहिए. गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, इट्स अ डिवाइस जो करंट मेजर कर सकती है. मतलब इट लुक्स लाइक दिस. यहां से हम करंट भेजेंगे, यहां से वो करंट बाहर की तरफ निकलती है. होता क्या है बेसिकली, करंट जितना ज्यादा हम लोग भेजेंगे नीडल राइट मतलब उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा उतना ही ज्यादा. करंट अगर उल्टे डायरेक्शन में भेजेंगे तो नीडल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा उतना ही ज्यादा. बीच में जो होता है वो जीरो होता है. दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है. आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर. करंट अगर ऐसे आ रही है तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो नीडल है ना, ये नीडल यहाँ पर मैं बना रहा हूं. दिस इज द नीडल, ये रहा. ओके सो नीडल इज कनेक्टेड टू द वायर. ये जो वायर है इसके नीचे जैसे जाएगा, यहाँ पर इन्होंने एक कॉइल रखा है. हियर आई हैव अ कॉइल. ओके सो कॉइल को n नंबर ऑफ टर्न्स है. ये कॉइल को जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये रहा n नंबर ऑफ टर्न्स. ओके एंड देन उसके बाद ये जो कॉइल है इसको मैग्नेट्स के बीच में रखा गया है. मैग्नेट्स के बीच में ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा मैग्नेट का अगर नॉर्थ रहेगा तो ये रहा. यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ इसका साउथ बना रहा हूँ. और ये शेप में इस तरह क्यों बना रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा. सो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. अब यहाँ पर ये जो कॉइल है, कॉइल के बीच में एक कोर रखना पड़ता है हमें. आयन कोर जो होता है वो आयन कोर रखना पड़ता है यहाँ पर. अब ये कॉइल के नीचे हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर देंगे एंड उसके बाद ये जो करंट है ना इसको बाहर की तरफ भेजा जाता है. दिस इज द बेसिक सिनारियो. अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर्स एक एक करके देंगे हम लोग. ओके नामकरण करना पड़ता है. सो दिस इज द डिफ्लेक्शन नीडल. ओके दिस इज soft iron core. Okay and this is rectangular coil. ये रहा magnets. Okay and ये रहा हेलिकल स्प्रिंग. स्प्रिंग का काम क्या होता है आपको तो पता ही है. स्प्रिंग को बेसिकली हम जब ट्विस्ट करेंगे तो घूमती है वो, एट द सेम टाइम वो एक रिस्टोरिंग फोर्स देती है. एंड जैसे हम लोग स्प्रिंग को रिलीज करेंगे वैसे ही अपने जगह पर वापस आने की कोशिश करती है. स्प्रिंग का वही बेसिक काम होता है, वही है ये. ओके इट्स अ नॉर्मल स्प्रिंग. ठीक है अब सीखते हैं. अभी यहाँ से यहाँ तक मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करती है. मैं मैग्नेटिक फील्ड को दूसरे इंक से बना रहा हूँ. सो डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ. ओके सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जब कॉइल आता है तो कॉइल के अंदर क्या क्या इफेक्ट होता है देखते हैं. जो करंट आ रही है वो करंट ऐसे आएगी, फिर इधर से ऐसे नीचे की तरफ जाएगी. यहाँ से चलो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है करंट, ये रहा अपना करंट नीचे की तरफ जो जा रही है. एंड देन घूम के यहाँ से क्या होती है ऊपर की तरफ जाती है. यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे आती है. दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ कॉइल. अब कॉइल में कंटिन्यूसली ऐसे होते रहती है. ओके अब यहाँ पर जो करंट नीचे की तरफ आ रही है, करंट इट्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है. अब आप ऑब्जर्व करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद होगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखने के लिए मैं अक्सर शॉर्टकट बताता हूं FBI, फोर्स मैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट. सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से FBI मतलब गन का शेप बनाओ, लेफ्ट हैंड लेके गन का शेप बनाने के बाद FBI, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, I फॉर करंट. उसके बाद इसको सेपरेट करो. सेपरेट करने के बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर करने के बाद आपको सी F मतलब फोर्स होता है, B मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, I मतलब करंट होता है. अब अगर आप देखेंगे इंडेक्स फिंगर को B की तरफ लगा रहा हूं मैं,
करंट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो मिडिल फिंगर को नीचे की तरफ कर रहा हूं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि थंब जो है वो बाहर की तरफ आती है। दैट मीन्स इन दिस केस जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रही है वो फोर्स जो है दैट विल बी आउटवर्ड। सो आउटवर्ड को हम अक्सर डॉट से डिनोट करते हैं, सो इट इज कमिंग आउटवर्ड। ठीक है, दैट इज द फोर्स एफ बार। उसके बाद यहां पर दूसरे तरफ जो है करंट ऊपर की तरफ जा रही है, वापस उधर FBI लगाता हूं मैं। सो बी तो अभी भी इधर ही है, लेकिन करंट ऊपर की तरफ है, जिस वजह से थंब जो है वो अंदर की तरफ जाती है। तो दैट मींस आई कैन से दैट यहां पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ जाती है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ये रहा एक कॉइल, इसको एक एंड से फोर्स बाहर की तरफ मिल रही है, दूसरे एंड से फोर्स अंदर की तरफ मिल रही है। अब ये दोनों फोर्सेस की वजह से ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा। सो बेसिकली कॉइल घूमेगा, एंड कॉइल जब घूमेगा तब जाके नीडल घूमेगा। इसी वजह से गैल्वेनोमीटर में नीडल घूमता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं, इसका अपर व्यू देता हूं मैं। अपर व्यू दूंगा तो थोड़ा और आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या होती है यहां पर। सो दिस इज अ प्रॉपर डायग्राम। उसके अलावा मैं आपको टॉप व्यू बना के देता हूं। टॉप व्यू में ये जो कर्व है ना, वो कर्व इस तरह दिखाई देगा। सो बेसिकली ये मैग्नेट्स है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, जो ऊपर से देखेंगे हम लोग। उसके अलावा जो पूरा का पूरा कॉइल है ना, सामने से देखते रेक्टेंगल समझ में आता है, लेकिन ऊपर से अगर देखेंगे तो सिर्फ इतना एक स्ट्रिप दिखाई देगा, बाकी रेक्टेंगल्स का शेप उसके अंदर है। सो ए बी सी डी अगर ऐसा है, ए और बी इसी पॉइंट के अंदर रहेगा, ए एंड बी, इसको मैं चलो ए बी बुलाऊंगा। और सी और डी यहां से देखेंगे तो इसके अंदर ही सी और डी दिखाई देगा, सी एंड डी। ओके, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी। अब बेसिकली हो क्या रही है, फोर्स ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, दैट मींस इस केस में ऐसे जा रही है फोर्स। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, दैट मींस इस केस में फोर्स जो है वो इस तरफ जा रही है। अब हम लोग ने मेनली ये ऐसा कर्व क्यों रखा है, उसका भी एक रीजन है। सी बेसिकली क्या होती है, कर्व अगर ऐसा रहेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ऐसे निकलेगा, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, सिमिलरली यहां से यहां पर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा निकलेगा सो ऑलवेज इट विल बी अलोंग द कॉइल। सो कॉइल अगर ऐसे टिल्टेड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रैवल कर रही है उसके थ्रू। कॉइल अगर ऐसे टिल्टेड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करेगी। कॉइल अगर ऐसे टिल्टेड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करेगी। सो यहाँ पर फायदा क्या होता है, कॉइल का पोजीशन भले कुछ भी हो, ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड उसके आर पार ट्रैवल करती है, ऐसा वाकड़ा ट्रैवल नहीं करती है। ओके अगर स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड होता, जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये स्ट्रेट होता, ऐसे स्ट्रेट होता और हमारा कॉइल ऐसे टिल्टेड होता तो वाकड़ा घुसता था उसमें से। सो इस वजह से क्या होता है, रीडिंग में दैट इज जो इफेक्टिवनेस होती है उसके अंदर, वो इफेक्टिवनेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। तो ऐसे करने से क्या होता है, एवरी टाइम देयर विल बी अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल। ओके दिस इज द मेन इंटेंशन व्हाई वी आर डूइंग दिस। और बाकी के साइड में से जो जा रहे हैं ये सॉफ्ट आयन कोर उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे ताकि वो कॉइल को इफेक्ट नहीं कर पाएगी। एनीवे कमिंग बैक, अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, डायमेंशंस बोल देता हूँ। ये जो है इसको मैं बुलाता हूँ लेंथ ऑफ द कॉइल, एंड इस पर्टिकुलर डायमेंशन जो है ना इसको मैं ब्रेड्थ ऑफ कॉइल बुलाता हूँ। सो दिस थिंग इज द ब्रेड्थ ऑफ कॉइल। अब हमें बेसिकली ये पता करना है कि भाई गैल्वेनोमीटर में ऐसा टिल्टिंग क्यों होता है। इतना तो समझ में आया कि भाई अगर ऐसा एक फोर्स नीचे की तरफ जा रही है, ऐसा एक फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑटोमेटिकली कॉइल जो है ना वो ऐसे टिल्ट हो जाएगा। अब अगर टिल्ट हो रही है, टिल्ट होती है, कोई भी चीज टिल्ट खुद होके तब होती है जब उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर एक टॉर्क है। सो लेट अस फाइंड दैट टॉर्क। मैं लिखूंगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, और नाम को थोड़ा डिटेल में लिखता हूं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग करके वर्ड क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि उस टॉर्क की वजह से तो डिफ्लेक्ट हो रही है ना भाई, सीधी सी बात है। डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है, इसी टॉर्क की वजह से हो रही है। सो टॉर्क का बेसिक एक्सप्रेशन होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी, तो यहां पर बी लिख लेता हूं। और ये फोर्स का वैल्यू तो आपको पता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। तो वही आपको यहां पर ऐड करना है, B फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, I फॉर करंट, L फॉर लेंथ, साइन थीटा। थीटा इन दिस केस इज लेंथ बिटवीन एंगल बिटवीन लेंथ एंड बी। लेंथ जो है वो ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 होगा। सो इसी वजह से 90 लिख रहा हूं। ये होगा फोर्स का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय बी। ओके इसको अगर हम लिखेंगे
फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, सो टॉर्क टाउ के नीचे d डाल देता हूं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स टाउ d दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी, क्या क्या रहेगा, BIL इंटू बी। हाँ बाय द वे मैं काम कर सकता हूं, BI लेंथ इंटू जो ब्रेड्थ है ना, इसको मैं लिख सकता हूं एरिया, सो BIA लिख सकता हूं इसको। अब BIA तक है हमारे पास, अभी n टर्न्स के लिए अगर डालना होगा तो BINA। मैंने जानबूझकर इस सीक्वेंस में लिखा क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना, आप पढ़ेंगे तो आप किस तरह पढ़ सकते हो, बिना करके पढ़ सकते हो। सो ये क्या होता है, ये सब छोटे छोटे टेक्निक्स ना आप लोग को फॉर्मूले बहुत इजीली याद रखने को हेल्प करेगा। सो टॉर्क क्या है, बिना, टॉर्क बिना, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ भी सीक्वेंस बना के आप उसके आपके दिमाग के अंदर इसको फीड कर सकते हैं। सो याद रखना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज बिना, लाइक टॉर्क बिना। ओके, एनीवे कमिंग बैक, सो इट्स लाइक आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई टॉर्क के बिना ये मूव नहीं होगा। सो टॉर्क बिना कुछ काम नहीं चलता, टॉर्क बिना, समथिंग लाइक दैट, ऐसे आपकी मर्जी, आप कैसे भी याद रख सकते हो। एनीवे सो ये टॉर्क की वजह से ये घूमना शुरू हो जाता है, बट यहां पर एक छोटा सा कैच है। आइडियली स्पीकिंग किसी के भी ऊपर अगर मैं टॉर्क अप्लाई करूंगा तो कंटिन्यूसली वो घूमना ही चाहिए, घूमना ही चाहिए, घूमना ही चाहिए विद इंक्रीजिंग स्पीड। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, वो घूमता है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर टॉर्क के एक्सप्रेशन से एक बात तो साफ है कि भाई जब तक करंट है तब तक टॉर्क है, बट यहां पर करंट होने के बावजूद ये रुक रही है, मतलब देयर इज सम अदर टॉर्क विच इज ओपोजिंग दिस एग्जिस्टिंग टॉर्क। अब लॉजिक अगर आप लगाएंगे यहां पर, इसके टॉर्क को ओपोज करने वाला मुझे तो एक ही चीज दिखाई दे रहा है, स्प्रिंग। क्योंकि स्प्रिंग का आदत ही वैसा होता है कि भाई आप घुमाएंगे तो स्प्रिंग आपको ओपोज करेगा। जब ये कॉइल घूमता है तो कॉइल बेसिकली स्प्रिंग को भी साथ में लेके घूम रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं क्या करता हूं, नीचे वाले को फिक्स करता हूं, ये जब घूमेगा तो स्प्रिंग भी साथ में घूमता है। स्प्रिंग साथ में घूमेगा तो स्प्रिंग ऑब्वियसली ओपोज करेगा। एंड स्प्रिंग कितना ओपोज करेगा, ऑब्जर्व करना, आप कोई भी स्प्रिंग को लेके जब घुमाएंगे, आप हल्का सा घुमाओ स्प्रिंग भी हल्का से ओपोज करेगा, आप ज्यादा घुमाओ तो स्प्रिंग भी ज्यादा ओपोज करेगा। दैट मीन्स स्प्रिंग का ऑपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आप उसको कितना घुमाएंगे। सो इन दिस केस जो भी रीस्टोर, मतलब स्प्रिंग बेसिकली जो ऑपोजिशन देती है, दैट स्प्रिंग इज बेसिकली ट्राइंग टू रीस्टोर इटसेल्फ। सो उस ऑपोजिशन टॉर्क को मैं बुलाऊंगा रीस्टोरिंग टॉर्क। ओके, आई विल से रीस्टोरिंग टॉर्क बाय द स्प्रिंग, दैट विल बी टाउ आर। कितना ज्यादा, कितना रिस्टोरिंग टॉर्क देगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना भी ज्यादा एंगल से आप घुमाओगे उसको। लेट मी कंसिडर कि थीटा एंगल से आप घुमा रहे हो। अब प्रोपोर्शनल है तो भाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी तो रहेगा ना यहां पर। अब सीधी सी बात है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बुलाएंगे टॉर्शनल कांस्टेंट, और ठीक है टॉर्शनल कांस्टेंट ही बुलाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर बोला ना सो दूसरे टर्मिनोलॉजीज याद आएंगे। ऑसिलेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह होता है। सो हाल फिलहाल इसको टॉर्शनल कांस्टेंट ही बुलाओ, स्प्रिंग को कांस्टेंट करके मत बुलाओ। सो टॉर्शनल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये स्प्रिंग जितना भी ज्यादा टॉर्क अप्लाई करता है वो डिपेंड करता है कांस्टेंट के ऊपर। कौन सा कांस्टेंट, सी कोई भी स्प्रिंग को आप घुमाएंगे उसका ऑपोजिशन टोटली डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके थिकनेस के ऊपर, उसके मटेरियल के ऊपर, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। सो दैट मीन्स आपको कितना टॉर्क मिलेगा वो डिपेंड करती है एंगल के ऊपर एंड ये कांस्टेंट के ऊपर, एंड ये कांस्टेंट डिपेंड करती है नेचर ऑफ स्प्रिंग के ऊपर। ओके, सो मैं यहां पर ब्रैकेट में इसको लिखता हूं, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग। ओके, अब ठीक है, ये तो एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया। अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई ठीक है अब ये टॉर्शनल कांस्टेंट का यूनिट क्या आना चाहिए, एसआई यूनिट, तो सी का एक्सप्रेशन क्या है भाई, टॉर्क अपॉन थीटा है ना, तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, टॉर्क का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर अपॉन थीटा, थीटा का एसआई यूनिट होता है रेडियन। सो न्यूटन मीटर पर रेडियन होता है आपका एसआई यूनिट फॉर टॉर्शनल कांस्टेंट। हाँ, आपने अगर एंगल को रेडियन की जगह पे डिग्रीज में कंसीडर किया तो कंपलसरली आपको टॉर्शनल कांस्टेंट के यूनिट को भी डिग्रीज में कंसीडर करना पड़ेगा। अब एंगल का जो भी यूनिट आप कंसीडर करेंगे व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वही यूनिट आपको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा, बट द एसआई यूनिट इज रेडियन। ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब हमें एक आइडिया मिल गया कि
यहां पर देयर इज अ टॉर्क विच इज ओपोजिंग द कॉइल। अब यहां पर हमने ऑब्जर्व किया है कि भाई गैल्वेनोमीटर का कॉइल घूमता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुकता है। अगर वो रुक रहा है, उधर ही रुका है, ना ही वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है ना ही वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, मतलब एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेती है। जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर रही है दैट मींस उसके ऊपर कौन सा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट हो रही है और रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट हो रही है। इन दोनों का एडिशन क्या हो रही है, बेसिकली जीरो हो रही है। सो वो मैं यहां पर लिख लेता हूं। सो एट एंगल थीटा if the needle stops I shall say sum of all torque is equal to 0. दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो उसको आगे की तरफ धकेल रही थी माइनस रिस्टोरिंग टॉर्क जो उसको पीछे की तरफ धकेल रही थी। माइनस क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में था दोनों टॉर्क्स। ओके, तो एक को पॉजिटिव देना एक को नेगेटिव देना क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। आप एक काम कीजिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन डाल दीजिए। क्या है वो एक्सप्रेशन? BINA इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन C थीटा। अब यहां पर एक बात तो क्लियर है, C जो है वो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करती है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। A इज एरिया ऑफ कॉइल। ऑब्वियसली आपने एक बार गैल्वेनोमीटर बना दिया ना, आप उसका स्प्रिंग चेंज करने वाले हो जब तक वो खराब नहीं होता। सो जब तक फंक्शनिंग है तब तक उसका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा, उसका एरिया ऑफ कॉइल सेम रहेगा, नंबर ऑफ टर्न सेम रहेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन सेम रहेगा क्योंकि आप मैग्नेट्स को भी चेंज नहीं करने वाले हो। सी वाइल मेजरिंग द करंट ये सारे फैक्टर्स आप चेंज नहीं करने वाले हो। सो करंट के ऊपर डिपेंड कौन करेगा? ये सारे फैक्टर्स करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फिर कौन डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ एंगल डिपेंड करेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं आई का एक्सप्रेशन हो जाएगा C upon BNA multiplied by theta. This will be the expression for current. और इसमें से since बाकी terms, see, since all these terms are not depending on current, neither they are depending on, nor they are depending on theta. Therefore, I can say I is directly proportional to theta. और C अपन BNA को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, C अपन बना करके भी याद रख सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल कि आप उसको कैसे याद रखोगे, मैं तो सिर्फ सजेशन दे रहा हूं आपको। सो इस तरह हम लोग ने क्या डिटरमाइन किया, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन अ गैल्वेनोमीटर। सो जब भी कोई गैल्वेनोमीटर आपके सामने आएगा, गैल्वेनोमीटर कितना करंट रीड कर रही है, इस एक्सप्रेशन से आप इजीली आप उसको पता कर सकते हैं। ओके, सो एग्जाम में हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछा जाए, कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा तो यही डायग्राम बनाइएगा। करंट जा रही है, देयर इज ए नीडल, कॉइल है, कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयन कोर है, दो मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स को सर्कुलर शेप में काटा गया है ताकि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बुलाएंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा मैंने आपको बताया, एवरी टाइम कॉइल के थ्रू पास होती है, सो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी। वहां पर हेलिकल स्प्रिंग है जो रोकने की कोशिश करती है। इतना कंस्ट्रक्शन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड देन वर्किंग के टाइम पे आपको तो पता है, जब भी करंट पास होती है, यहाँ पर करंट नीचे की तरफ आती है, करंट ऊपर की तरफ आती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से ये आगे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ये पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करती है। सिंस बोथ द एंड्स आर एक्सपीरियंसिंग फोर्सेस ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देयर इज अ टॉर्क इन्वॉल्व्ड। एंड ये टॉर्क इतना होता है, ये टॉर्क की वजह से ये बेसिकली कॉइल जो है ना डिफ्लेक्ट होती है, बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वहां पर जाके रुकती है, कहीं पर जाके रुकती है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ना सिमिलरली उसको रिस्टोरिंग टॉर्क देती है। स्प्रिंग कितना रिस्टोरिंग टॉर्क देगी? जितना ज्यादा एंगल वो कवर करता है उतना ही ज्यादा स्प्रिंग उसको रिस्टोरिंग टॉर्क देगी विद अ टॉर्शनल कांस्टेंट। ये टॉर्शनल कांस्टेंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। टॉर्शनल कांस्टेंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। देन उसके बाद एट एंगल थीटा वो स्टॉप हो रही है, मतलब टॉर्क दोनों सेम हो रही है। इसमें से हम लोग करंट का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। एंड ये जो करंट है वो प्योरली डिपेंड करती है थीटा के ऊपर विद कांस्टेंट्स व्हिच आर डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर व्हाटएवर यू हैव मेड। ओके, सो आई बिलीव इतना क्लियर है आप लोगों के लिए। मैं काम करता हूँ, साइड में हो जाता हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आई बिलीव आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब यहां पर
सी गाइस, ये एक्सप्रेशन मैंने एज इट इज रखा क्योंकि मुझे आगे और भी गैल्वेनोमीटर के बारे में सीखना है। जैसे कि मैंने बताया, ये लेक्चर में पूरी तरह से हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में सीखने वाले हैं। एनीवे, लेट्स कम बैक। अब यहां पर ये जो करंट है, दिस करंट, ठीक है, मैं पहले टॉपिक का नाम लिख लेता हूं। लेट्स लर्न अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी के बारे में सीखते हैं। सबसे पहला सेंसिटिविटी जो हम सीखेंगे दैट विल बी करंट सेंसिटिविटी। अब आप सोचोगे भाई ये सेंसिटिविटी होता क्या है? सी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम किसी भी चीज को सेंसिटिव है करके कब बोलते हैं? जब भी हम उसको बहुत कम इनपुट देंगे लेकिन एज कंपेयर टू इनपुट उसका आउटपुट काफी ज्यादा होगा, तब जाके मैं बोलता हूं कि वो डिवाइस काफी सेंसिटिव है। जैसे कि हमारे फोन के टच पैड्स की अगर बात करें, हम अगर बोल रहे हैं कि द टच पैड इज वेरी सेंसिटिव, कब बोलते हैं? हमने अगर हल्का सा भी टच किया तो वो सेंस कर लेता है। दैट मीन्स व्हाट इनपुट वी हैव प्रोवाइडेड इज वेरी लेस एज कंपेयर टू व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग। सो ऐसे सिनारियोस को वी कॉल दैट यस दे आर मोर सेंसिटिव। सो ज्यादा सेंसिटिव मतलब ज्यादा आउटपुट होना चाहिए एज कंपेयर टू द इनपुट। ओके, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। करंट सेंसिटिविटी, सी करंट इज व्हाट? करंट इज द इनपुट which we are providing to the galvanometer, and galvanometer accordingly एक certain angle पे आके रोकती है, and the angle is the output of the galvanometer. So that means current sensitivity can be defined as output upon input. Output is what? Angle upon current. इसका definition अगर लिखेंगे तो it's basically the rate of angle deflected per unit current provided. Okay? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको डी थीटा बाई डी आई भी लिख सकते हैं। ओके, वेयर दिस आई आप कैपिटल लिखो, आई स्मॉल लिखो, ओके, योर विश। ठीक है, अब ये जो थीटा अपॉन आई भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर यहां पर देखेंगे ना तो ठीक है, थीटा अपॉन आई, आई को नीचे लेके आओ तो सी अपॉन बना को ऊपर लेके आएंगे, तो आई कैन राइट दैट बना अपॉन सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन आई। तो ये बना अपॉन सी भी तो यहां पर फिट होगा। This is the expression for current sensitivity. Similarly, जैसे current sensitivity होता है वैसे ही दूसरे type of sensitivity भी होती है, that is called as voltage sensitivity, that is SV. Okay, so voltage sensitivity, see, current sensitivity में previously it was current, now they are expecting us to consider the voltage as input. So यहाँ पर it is nothing but the angle deviated per unit voltage what we have provided across the galvanometer. So अब यहाँ पर ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डीवी भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, थीटा अपॉन वी की जगह पे ओम्स लॉ के हिसाब से आई इंटू आर लिख सकते हैं, वेयर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो जी लिख लेता हूं, यहां पर मैं डिस्क्लेमर लिख लेता हूं, where G it is resistance of galvanometer. Okay, so famous expression जो हम लोग यूज करते हैं for resistance of galvanometer is G. Okay, so G लिख लेता हूं। एनीवे, थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन आई देख के तो मुझे ये याद आ रहा है, तो इसके जगह पे मैं एस आई लिखूंगा। तो एक काम करता हूं, यहां पर एस वी इज इक्वल टू एस आई अपॉन जी लिख सकता हूं। सो दिस इज वन एक्सप्रेशन। एस आई की जगह पे मैं लिख सकता हूं बना अपॉन सी, दिस इज अनदर एक्सप्रेशन। सो ये भी सेंसिटिविटी के एक्सप्रेशंस है, उसी में से डिराइव किए हुए ये भी सेंसिटिविटी के एक्सप्रेशंस है। सो ये रहा दो टाइप के सेंसिटिविटी, एक है करंट सेंसिटिविटी एंड दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज मेक अ नोट। पहले वीडियो को पॉज करो और लिख लीजिए जल्दी से। आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अभी हमने सीख लिया गैल्वेनोमीटर के बारे में, गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी के बारे में सीख लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू लर्न मोर अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ मेजरली वी आर गोइंग टू डील विद टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, two major applications of galvanometer. Now galvanometer can be used to measure current as we all know. Okay,
एंड गैल्वेनोमीटर का प्लस पॉइंट ये होता है कि वो छोटे छोटे करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम माइनस पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर भी वही होता है कि भाई वो सिर्फ छोटे करंट को मेजर करने को ही हम यूज कर सकते हैं। मतलब उसको यूज करके अगर हम लोग ने बड़ा करंट मेजर करने की कोशिश की, आप बड़ा करंट भेज के देखो गैल्वेनोमीटर के अंदर, बुफ करके आवाज आएगा और खत्म, मतलब गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा, जल जाएगा या खराब हो जाएगा, व्हाटएवर इट इज। So galvanometer is not capable to measure big currents, but ammeter is capable to measure big currents. This is the major difference between galvanometer and ammeter. Okay? अब आप अगर यहाँ पर, ठीक है, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है बट मैं चाहता हूं कि मैं उसको एमीटर की तरह इस्तेमाल करूं, मतलब इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू से दैट आई वांट टू मेजर बिग करंट्स। विल दैट बी पॉसिबल? Yes, it will be possible, and मैं अभी आपको वही बताने वाला हूं कि how it is going to be possible. So first application जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, applications of galvanometer. Applications of galvanometer में सबसे पहला application जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, that is nothing but see the first application of galvanometer will be I'll be converting galvanometer into an ammeter. Okay, converting galvanometer into an ammeter. अब हमारे पास एक galvanometer है, ये रहा मेरा galvanometer। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं हैवी करंट उसमें भेजूं, आई वांट टू सेंड आई विच इज लाइक अ बिग करंट, बट अनफॉर्चुनेटली दिस गैल्वेनोमीटर कैन एक्सेप्ट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ करंट। बड़ा करंट भेज दिया तो डायरेक्टली उड़ जाएगा, राइट? सो लेट मी कॉल दैट स्मॉल पार्ट ऑफ करंट जो वो हैंडल कर सकते हैं, लेट मी कॉल दैट करंट एज आई जी। बट मैं भेजना चाहता हूं आई विच इज अ बिग करंट एज कंपेयर टू आई जी, सॉरी। सो व्हाट एम आई सपोज टू डू? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, मेरे पास बहुत है लेकिन ये थोड़ा ही हैंडल कर सकता है। मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल ट्रैक बनाऊंगा। सी विदाउट रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदाउट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो पूरा का पूरा करंट उसमें से जाएगा, इसमें से कुछ जाएगा ही नहीं, फिर तो गैल्वेनोमीटर वेस्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू दैट। हमें कुछ ना कुछ तो करंट यहाँ पर लाइक लगाना ही पड़ेगा। सिंस अभी यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो क्या होगा, ये करंट में से जितना सेक्शन गैल्वेनोमीटर में जाना उतना जाएगा, बचा हुआ सेक्शन यहाँ पर जाना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितना करंट जाएगा? वही तो मैं अभी सिखाने वाला हूं ना बच्चे लोग आपको। सी मैं अभी वही सिखाने वाला हूं कि आप कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टर। सी लॉजिक लगाओ, अगर रेजिस्टर बहुत ज्यादा होगा तो ऊपर वाला करंट कम हो जाएगा, नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो ऊपर वाला करंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला करंट क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस को अगर बराबर से एडजस्ट करेंगे सो वी कैन मेक श्योर कि भाई आई अगर भेजेंगे तो आई में से करेक्ट आई जी ही इसके अंदर जाएगा और करेक्ट आई माइनस आई जी ऊपर जाएगा। हमने कुछ भी आई से कम करंट भेजा तो आई जी से कम करंट इधर जाएगा एंड आई माइनस आई जी से कम करंट उधर जाएगा। सो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम लोग भेज सकते हैं उसको। इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशंस। आई विल बी टीचिंग यू द कैलकुलेशंस एज वेल। ओके, एनीवे ओवर हियर अब यहां पर ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाया है, ये रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलली कनेक्ट किया है, इसी वजह से मैं इस रेजिस्टेंस को बुलाऊंगा शंट। ओके, एस नाम दूंगा, एस स्टैंड्स फॉर शंट, उसको ब्रैकेट में लिख लेता हूं। S stands for what? Shunt. Okay? ठीक है, अब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया we need to have calculations to determine how much of shunt should we connect. Okay? Calculations के लिए अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। क्या करेंगे सोचो। लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे दोनों ना एक दूसरे के साथ पैरेलल है। सी पैरेलल है तो यार बहुत ही सिंपल सा एक पॉइंट है आपके सामने कि इन दोनों के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जो भी रहेगा वो दोनों के अक्रॉस उतना ही रहेगा ना, है कि नहीं? तो आप एक काम कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कंसीडर कर लीजिए। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यू नो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज बेसिकली करंट इनटू रेजिस्टेंस। नीचे के ब्रांच के लिए देखेंगे तो इट इज Ig इनटू G इक्वल टू ऊपर के ब्रांच में भी सेम ही पोटेंशियल है। ऊपर के ब्रांच का कनेक्शन वैल्यू होगा I माइनस IG मल्टीप्लाइड बाय उसका रेजिस्टेंस, दैट इज S। ओम्स लॉ एंड खत्म ब्रोस, इसको भूल जाओ। ये S को अकेला करके बाकी सबको नीचे लेके आओ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, S इज इक्वल टू Ig अपॉन I माइनस IG। ओ मैन, इट इज सो सिंपल, खत्म, है कि नहीं? सो इट्स लाइक
आप अगर चाहते हो, सी बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि ओवर हियर यू कैन डिसाइड कि कितने करंट में कितना करंट जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर मैक्स टू मैक्स 50 मिली एम्पियर तक का करंट हैंडल कर सकती है, तो आप एक काम करना, इस एक्सप्रेशन में IG की जगह पे 50 मिली एम्पियर करके सब्स्टिट्यूट कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि आप एक एमीटर बनाना चाहते हो जिसमें करंट मैक्सिमम हो सकता है 5000 मिली एम्पियर कैरी करे वो, तो आई की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए 5000 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी आपको पता ही होगा, इट विल बी गिवन व्हेन यू विल परचेज अ गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर लिखा ही होगा कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना होता है करके। आप एक काम कीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एस का एक वैल्यू मिलेगा, वो एस का जितना भी वैल्यू रहेगा उस रेजिस्टेंस को यहां पर लगा दीजिए, बन गया आपका एमीटर। अब आप बोलेंगे सर ये एमीटर है? हाँ बच्चे लोग, यही एमीटर है। आप अगर कंसिडर करेंगे ये पूरे डिवाइस को एक ब्लॉक के जैसे कंसिडर करो, इस ब्लॉक में मैंने करंट आई भेजा और मुझे रीडिंग दिखाई दिया, बात खत्म। अब आप बोलोगे सर यहां पर एक छोटा प्रॉब्लम है, गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग दिखाएगा वो तो 50 मिली एम्पियर का रीडिंग दिखाएगा, अब तो 5000 मिली एम्पियर भेज रहे हो, मतलब 5 एम्पियर भेज रहे हो, तो कैसे मैच होगा? अरे मैच करने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। सी क्या करने का, ये गैल्वेनोमीटर का डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले के पीछे सी आपको कैसे पता चलता है कि गैल्वेनोमीटर ने 50 मिली एम्पियर ही पॉइंट किया करके? उसके पीछे बेसिकली नीडल के पीछे एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है। ओके, ये रहा गैल्वेनोमीटर का स्क्रीन, ये रहा नीडल, इसके पीछे रीडिंग्स के पॉइंटर्स होते हैं, है कि नहीं? आप एक काम करना, जहां पर 50 मिली एम्पियर का रीडिंग लिखा है उस पेज को हटाकर उसके जगह पे आप डाल दीजिए 5 एम्पियर का रीडिंग। So basically what is happening, the galvanometer का needle is actually pointing towards 50 milliampere, बट आपने उसके पीछे के रीडिंग्स को हटाकर आपने रीडिंग्स, नया रीडिंग्स चिपका दिया, 50 की जगह पे 5 एम्पियर डाल दिया आपने। तो जब सामने वाला देखेगा उसको थोड़ी पता कि आपने क्या किया। you're basically an engineer। इंजीनियर का काम क्या होता है? डिवाइस बना के सामने वाले को दे। सामने वाले का काम क्या होता है? उसको सिर्फ यूज करे। आपने इस तरह बना के उसको दे दिया, वो जब यूज करता है 5 एम्पियर जब भेज रहा है तो नीडल 5 पे आके अटक रहा है, बात खत्म। उसका काम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है और हमारा भी काम हो गया। हमने बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर में थोड़ा एडजस्टमेंट करके एमीटर बना दिया, है कि नहीं मजेदार? सो दिस इज हाउ यू बेसिकली कंस्ट्रक्ट एन एमीटर विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सो बेसिकली सवाल ये होता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर? द आंसर इज therefore by connecting or by shunting a resistance S across the galvanometer, मैं गैल्वेनोमीटर पूरा नहीं लिख रहा हूं, G लिख रहा हूं, अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर की जगह पे मैं लिखता हूं जी मीटर। ओके, वी कैन कन्वर्ट जी मीटर, दैट इज गैल्वेनोमीटर, इनटू एन एमीटर। ओके, हाँ, अब एमीटर का रेंज बेसिकली ज्यादा हो जाए। अगर आप चाहते हो कि भाई ज्यादा रेंज चाहिए, बड़ा रेंज चाहिए, ओके, ज्यादा आपको बेसिकली, आप अगर चाहते हो कि आई का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, रेंज बड़ा होना मतलब आई का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, आई का वैल्यू बड़ा चाहिए तो एस का वैल्यू जितना हो सके आप छोटा रखोगे, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज यू कैन सी। तो आई जितना बड़ा चाहिए एस उतना छोटा होना चाहिए, आई जितना छोटा चाहिए एस उतना बड़ा होना चाहिए। ओके, या फिर मैं इधर ये भी लिख लेता हूं, इफ I is equal to n times IG, so n is basically कितने टाइम से बढ़ाना है। तो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दिया, therefore S will be equal to IG upon I minus IG की जगह पर लिखूंगा मैं n times IG minus IG multiplied by G। ओके, अब एक काम करेंगे हम लोग, IG को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, दैट मीन्स माई S will be equal to G upon n minus 1। तो यहां से आपको क्या पता चला? बेसिकली मैंने जो बोला वही है, जितना बड़ा होना चाहिए n उतना छोटा होना चाहिए s। ओके, देयरफॉर फॉर
bigger range use smaller s. बाकी तो अंडरस्टूड है. ओके, स्मॉलर एस, एस मतलब एस रेजिस्टेंस. या फिर स्मॉलर एस रेजिस्टेंस बोलने से अच्छा मैं स्मॉलर शंट ही बोल देता हूँ. फॉर बिगर रेंज यूज स्मॉलर शंट. जितना छोटा शंट रहेगा उतना ही बड़ा रेंज रहेगा. सो आइडियली अगर हमें बहुत ही अच्छा सा एमीटर बनाना है तो एस को जितना हो सके छोटा रखने की कोशिश करो. I hope I am clear. Okay, so this is how we convert a galvanometer into an ammeter. I'm requesting you guys to please pause the video and make a note of it. I believe you might have made a note of it. पढ़ते हैं आगे. अगला टारगेट जो है हमारा, अगला टारगेट जो हमारा है दैट इज टू कन्वर्ट, सेकेंड वन, गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं. अब वोल्ट मीटर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे देखेंगे. सी, बहुत ही सिंपल सा फंडा है. आपको तो पता है कि कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी रेजिस्टेंस होता है, उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं. सो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे डिवाइस में से ज्यादा करंट पास हो और वोल्ट मीटर में से हल्का सा करंट पास हो ताकि वो सिर्फ रीडिंग दे. दिस इज आवर बेसिक टेंडेंसी. ओके, सो वी वांट कि भाई वोल्ट मीटर से जितना हो सके कम करंट पास हो, बिकॉज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू आवर डिवाइस. अगर मैक्सिमम करंट वोल्ट मीटर से पास हो तो जिस डिवाइस से हम एक्चुअली पास करवाना चाहते हैं करंट, उसमें से तो कुछ पास ही नहीं होगा. ओके, तो इसी वजह से यू विल ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि वोल्ट मीटर से बहुत ही कम करंट पास होना चाहिए. इस वजह से व्हाट वील डू, ये रहा हमारा वोल्ट मीटर. इस पे हम एक गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे. सो जो भी करंट गैल्वेनोमीटर से पास होगा वही करंट हमारे सीरीज रेजिस्टेंस से भी पास होगा. सीरीज रेजिस्टेंस को मैं RS करके लिख लेता हूँ. लेट मी से गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसको मैं VG लिख लेता हूँ. इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा उसको मैं VR लिख लेता हूँ. ये तुम्हें देगा टोटल वोल्टेज. अब हमें पता है कि भाई टोटल वोल्टेज जो है ना, ये टोटल वोल्टेज होगा वोल्ट मीटर का वोल्टेज, दैट इज नीचे जो भी डिवाइस है उसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा ये. अब हमें पता है कि भाई टोटल वोल्टेज जो होती है दैट इज नथिंग बट VG प्लस VR. सी, दोनों के डेरिवेशंस वोल्टेज से ही स्टार्ट होते हैं. पिछली बार भी वोल्टेज से स्टार्ट किया, इस बार भी वोल्टेज से ही करना है. VG का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके जगह पे मैं लिखूंगा IG मल्टीप्लाइड बाय G एज पर ओम्स लॉ. VR के जगह पे मैं लिखूंगा IG मल्टीप्लाइड बाय R एज पर ओम्स लॉ. इसके जगह पे टोटल में लिखूंगा IG मल्टीप्लाइड बाय G प्लस R. ओके, सो इसमें से मुझे अगर R फाइंड करना है, R नहीं है ना, RS है ना, तो IG को नीचे लेके आ जाइए. सो यहाँ पर V अपॉन IG हो जाएगा इज इक्वल टू G प्लस RS हो जाएगा. फाइनली मुझे मिलेगा RS इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G. सो दिस विल बी योर एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस. सो इसका मतलब क्या होता है कि भाई बाई connecting a resistance RS in series with galvanometer, we can convert galvanometer into a voltmeter. सो किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना तो सिर्फ और सिर्फ सीरीज में रेजिस्टेंस रखना. एंड यार पिछली बार हमारे लिए जितना हम रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस को कम करते थे उतना अच्छा बड़ा रेंज वाला वोल्ट मीटर, एमीटर मिलता था. सो इस बार अच्छा अगर वोल्ट मीटर चाहिए तो जितना हो सके रेजिस्टेंस को ज्यादा रखो, मैक्स टू मैक्स रखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस रखो, तो ऑटोमेटिकली आपको वोल्टेज, वोल्ट मीटर का भी रेंज ज्यादा हो जाएगा. ओके, सो सेकेंड पॉइंट ये होगा, greater RS will give better range of voltmeter.
या फिर बिगर रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। ओके, एंड जैसे पिछली बार हम लोग ने डिस्कस किया इफ I इज इक्वल टू n टाइम्स IG वाला, वैसे इफ V इज इक्वल टू n टाइम्स VG वाला सिचुएशन अगर यहाँ पर हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया तो क्या होगा, RS विल बी इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ V आई विल सब्सटीट्यूट n टाइम्स VG अपॉन, उसके नीचे क्या है भाई, IG माइनस G। नाउ VG इज वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, करंट इज IG इज करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज अपॉन करंट इज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा NG माइनस G, सो कुल मिलाकर मुझे मिलेगा N माइनस 1G। सो एक्सप्रेशन वाइज भी मैंने प्रूव किया, N जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा RS आपका बढ़ेगा। So I believe this is very much clear. This is how we are going to convert galvanometer into a voltmeter. So I'm requesting you guys to please pause the video and note it down. Great. So I believe you guys have noted down. अभी आज के लेक्चर में हम लोग ने पूरी तरह से गैल्वेनोमीटर के बारे में सीखा, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन सीखा, उसका वर्किंग सीखा, उसके सेंसिटिविटीज के बारे में सीखे, वो भी करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, फिर उसके एप्लीकेशंस के बारे में सीखे, एक उसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर एक इसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने सीख लिया। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा। अभी ये डेटा को अच्छे से आपके नोटबुक में लिखिए, एंड आप लोग जो जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो लोग मुझे प्लीज इस नोट्स को अच्छे से भेज दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड के सारे नोट्स भेज दीजिएगा। ओके, सो दिस इज दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज जितिन इब्राहिम सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे। बाय बाय।